जिस हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है, वो हजारों साल पहले के ब्राह्मणवाद की जो है व्यवस्था को मनुस्मृति का संविधान लागू करने की व्यवस्था की का गुप्त एजेंडा है जिसे वो लाना चाहते हैं। और अगर वो कामयाब हुए तो निश्चित ले आएंगे, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ले आएंगे। लेकिन कोई आदमी ये कैसे कह सकता है कि 400 से ज़्यादा सीटें हम जीत के आएंगे? है ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस ईवीएम का है कि ईवीएम में धोखाधड़ी करके हम इतनी सीटें जीत लेंगे, और जीत लेंगे तो हम संविधान बदल डालेंगे। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर जो दे गए उसको मिटाने पर तुले हुए हैं सरकार के लोग। और अगर विपक्ष चेता नहीं, सपा हो, बसपा हो या और पार्टियां हों देश की, अगर ये सब एक होकर के एकजाई होकर के चुनाव नहीं लड़े, ईमान से नहीं लड़े, तो निश्चित रूप से हो सकता है किसी को दुप्पलबाजी में कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए। अगर ये मौजूदा सरकार जो है दोबारा सरकार में आई तो ये लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। जहाँ ये परिस्थिति खड़ी हो, ऐसी परिस्थिति में मायावती जी का नाना और इन लोगों की तल्ख टिप्पणियाँ और गलत टिप्पणियाँ और उनको साथ लाने का यत्न न करना जो है लोकतंत्र के हित में नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और सभी पार्टियां अपनी तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं। एक बड़ा प्रश्न जो सभी पूछ रहे थे कि मायावती आखिर कब आएंगी गठबंधन में, और लोग कयास भी लगा रहे थे कि अब आएंगी कब आएंगी, लेकिन वो अभी तक गठबंधन में नहीं है और शायद अब स्थिति ये है कि अब वो आएंगी नहीं। उन्होंने अकेले का जो मन बनाया था वो मन बन गया है उनका, अब वो नहीं आएंगी। वर्तमान में अखिलेश यादव जी के साथ कुछ जो उनके पार्टी के लोग हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति होगी यहाँ पर, इन सभी पे हम आज चर्चा करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. सिंह यादव जी के साथ, क्योंकि उनका अनुभव ही बोलता है और उनकी जो अनुभव की बातें हैं वो एकदम सत प्रतीत होती हैं। तो सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे जी। हम लोग लगातार बात आपसे और कैमरे में भी कर रहे थे कि अगर मायावती जी आती हैं तो कुछ चीज़ें पलट सकती हैं, इंडिया गठबंधन का उनको हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन नहीं आई। तो क्या लगता है आपको कि किसका नुकसान होगा और किसका फ़ायदा होने जा रहा है? निश्चित रूप से समाज के बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी क्लास का, जो हमेशा से सताए हुए लोग हैं, जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं, नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनकी तरह तरह से जो है उनके अधिकारों को जो है छीन करके उनको बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। आज ज़रूरत थी, अगर जनता दल बन सकता है, जनता पार्टी बन सकती है, विभिन्न विचार के लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अपना थोड़ा सा मन दबाने की ज़रूरत भी अगर पड़ती तो मन दबा करके सारे लोगों को मन बड़ा करके समाज के हित में, देश के हित में, इस लोकतंत्र के हित में चाहिए था कि मायावती इतनी बड़ी नेता हैं, उनको समझाने का, मनाने का, संतुष्ट करने का और उनको चेहरा बना करके जो है आगे लाने की ज़रूरत थी। प्रधानमंत्री का चेहरा बना। बिल्कुल, इसमें कोई भी हर्ज नहीं था। चूँकि स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है शायद चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, इसमें समाजवादी पार्टी को भी कोई गुरेज होना नहीं चाहिए था। और जहाँ तक सवाल मायावती जी का है, देखिए बहुजन का समाज, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी का समाज भी बहुत यकीन करता है आदरणीय मायावती जी पर, और सामाजिक दायित्व तो भी है कि जो तबका हमारे पीछे चलता है, जिसका अरमान हमसे जुड़ा है, वो तबका अगर ये अपेक्षा रखता है कि उसकी व्यवस्था को नष्ट करने का, लोकतंत्र को बर्बाद करने का जो है सिलसिला चल रहा है मौजूदा सरकार द्वारा, तो जैसे भी होता उन्हें भी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के
मौजूदा सरकार को अपदस्थ करने के लिए कहीं न कहीं अपने आप को नरम करना चाहिए था। लेकिन कई बातें निकल के आगे आ रही थी कि लालू प्रसाद जी ने भी जो टिप्पणी की उन पे कि हमने तो उन्हें बुलाया नहीं था, उन्होंने दलित समाज का बहुत नुकसान किया है। अखिलेश जी पे भी बात हो रही थी कि इन्होंने भी शायद अंदर से प्रतिरोध है, तो एक सम्मानजनक तरीके से बुला के अगर बात की जाती तो शायद कुछ हो सकता। मैं तो यही मानता हूँ कि लालू जी को भी, अखिलेश जी को भी और जो भी लोग हैं जो इंडिया गठबंधन में, सब लोगों को मिल बैठ के बात करनी चाहिए थी। हाँ, कोई भी असहमति थी तो उसको सहमति में परिवर्तित करना चाहिए था। और कहीं न कहीं अगर कहीं मैंने पहले कहा कि कहीं न कहीं अगर थोड़ा सा अपने आप को 19 रख कर के भी बड़ी बात बनाने का काम करने के लिए प्रयास करना ही चाहिए था। अगर ये मौजूदा सरकार जो है दोबारा सरकार में आई तो ये लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। जहाँ ये परिस्थिति खड़ी हो, ऐसी परिस्थिति में मायावती जी का ना आना और इन लोगों की तल्ख टिप्पणियाँ और गलत टिप्पणियाँ और उनको साथ लाने का यत्न न करना जो है लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये चीज़ें निश्चित रूप से उन लोगों के अरमानों पर पानी फेरना है जो इन पार्टियों के पक्ष में रात दिन एक करते हैं, उसके लिए लगते हैं। और कहीं न कहीं जब जो है विरोधी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वही कुचले जाते हैं, उन्हीं के अरमान कुचले जाते हैं। उन सब के लिए चाहिए था कि सारे लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर आकर के चुनौती देते। और मायावती जी को मेरा अपना मानना है, अपने राजनीतिक जीवन का जो तजुर्बा है कि मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में होती तो कम से कम 6-7 प्रदेशों में बड़ा प्रभाव आता और बीजेपी बहुत इससे जो है मायूस होती और बीजेपी बहुत कमज़ोर पड़ती। आप भी मतलब ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्रधानमंत्री का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होके ही जाता है, तो मायावती एक परफेक्ट फेस होती मोदी के अगेंस्ट में, जो कहा जाता है कि अभी मोदी के अगेंस्ट में कौन, तो एक साइकोलॉजिकल जो जीत होती है वो ये जीत हो जाती है वहाँ पे कि मायावती जब मोदी के अगेंस्ट में होती तो लड़ाई थोड़ा टक्कर की होती जाएगी। मेरे जैसे लोगों का तो मानना है कि मायावती, अखिलेश, कांग्रेस सब लोग मिल करके अगर एक साथ चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की धरती से जो है मोदी जी का जो खेल है वो खत्म हो जाता। खेल खत्म। अखिलेश यादव जी के साथ भी क्या हो रहा है कि उनके जो सहयोगी लोग थे वो छोड़ के जा रहे हैं। पहले राजभर गए, दारा सिंह चौहान गए, ये अपने स्वार्थ में चले गए। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य गए और आज पल्ली पटेल भी लगभग गठबंधन खत्म ही की ओर है। इनका जाना इंडिया गठबंधन के लिए और अखिलेश यादव के लिए आप कितना हानि समझते हैं कि इनका जाना कितना बड़ा नुकसान है? नुकसान है इसलिए, और ख़ास तौर से चुनाव के दौर में स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत पुराने मजे हुए और जो है जनता के बीच के आदमी हैं, लंबी पारी खेली है उन्होंने राजनीति में और सामाजिक काम किए हैं। वैचारिक रूप से भी मैं मानता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत स्पष्ट आदमी है और कथनी करनी में बहुत भेद नहीं है। अगर वो बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो उसके लिए वो लड़ते हैं। उनको जिन चीज़ों के कारण दरकिनार किया गया या जिन कारण से वो मायूस हुए वो मेरी समझ से नहीं होना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की ही समाजवादी पार्टी को ज़रूरत थी, लेकिन अब क्या हालात जो है इन लोगों ने पैदा किए कि जो है वो मजबूर हो गए अपने आप को अलग करने के लिए। अलग होकर के वो अकेले बहुत कुछ नहीं कर डालेंगे, लेकिन इनके साथ रह कर के जो है 1-1-11 जरूर बनाते। केशव प्रसाद मौर्य के एक ऑप्शन थे स्वामी प्रसाद मौर्य। बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य उनके सामने कहीं टिकते ही नहीं है, चूँकि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य वैचारिक आदमी है, संघर्ष के आदमी हैं और वो जो आदमी संघर्ष का होता है, वैचारिक होता है, सही दिशा में काम करता है, धूर्त बदमाशी में नहीं रहता, गुलाम नहीं रहता। बेसिक चीज़ ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य गुलाम नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य गुलाम है भारतीय जनता पार्टी के। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जो है गुलाम होते तो फिर जो है जहाँ भी उन्हें जो है अच्छा नहीं लगा या जहाँ उन्हें लगा कि ये गलत है
वहाँ से बगावत करके लग नहीं जाते। जो स्वाभिमानी आदमी होगा, जो वैचारिक आदमी होगा, वो बगावत जरूर करेगा। मनोज पांडे ने उन पर टिप्पणी करी थी। मनोज पांडे जैसे लोगों की स्वामी प्रसाद मौर्य की तुलना में कोई औकात है क्या? उनकी कोई गणना है क्या? कोई उनकी गणना है? हाँ, जब ऐन मौका आया लड्डू खाते रहे, फायदे उठाते रहे। और ये बात मैं बहुत साफ गोई से कह दूं कि जो सवर्ण बिरादरियों के लोग हैं वो सपा और बसपा जैसी पार्टियों को चरागाह समझकर यहाँ चरने आते हैं, कोई सामाजिक काम करने नहीं आते हैं। और उसी कड़ी में मनोज पांडे ने कोई नया काम नहीं किया है। उन लोगों की मौका परस्ती की तो आदत ही है। वो यही करके तो हर जगह जो है, मायावती सत्ता में थी तो वहाँ लग लिए, सत्ता का लाभ लिया। अखिलेश जी हो तो वहाँ लग लेते हैं। और इतने चापलूस हैं कि सत्ता का लाभ वो ले ही जाते हैं। और इन लोगों के सपा बसपा की सत्ता पाने के लिए जो रात दिन एक करते हैं, जो मरते हैं खपते हैं, जिनके विचारों की पार्टी है, वो उन चीज़ों से विलग रह जाते हैं। उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जिनके लिए वो सरकार बना के खड़ी करते हैं। मारते रहते हैं, वही आपको क्या लग रहा है कि लड़ाई हो रही है, मान लीजिए इंडिया वर्सेस एनडीए लड़ाई चल रही है, लेकिन इसी बीच में एक और बात उठी, ईवीएम में कुछ धोखाधड़ी करते हैं लोग, ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप वकील हैं, न्याय के मंदिरों में बैठते हैं, वहाँ पे जाते आते रहते हैं, लगता है आपको कि वाकई ईवीएम में कुछ दिक्कत हो सकती है, या लगता है कि नहीं उन्हें वोट पड़ रहा वाकई? ईवीएम में दिक्कत ही दिक्कत है। वरना ईवीएम पर जब पूरा देश जो है चिल्ला रहा है, सारी अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं, तो फिर वो कौन सी वजह है कि ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहते हैं चुनाव आयुक्त, और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना चाहते हैं प्रधानमंत्री या केवल सरकार? दोनों की नियत में खोट है। ईवीएम को लागू करने वाले चुनाव आयुक्त पिछलग्गू हैं और दबाव में प्रभाव में जो है काम कर रहे हैं। ये निष्पक्ष इलेक्शन का आधार नहीं है। निष्पक्ष इलेक्शन का आधार ये होता है कि देश का आवाम जो चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, जनता चाहती, जनता को चुनाव मतलब जो है जिताना या हराना है, तो जिस सिस्टम को जनता नहीं स्वीकार रही, सारा अपोजिशन नहीं स्वीकार कर रहा है, उसको सरकार उसी को क्यों रखना चाहती है और क्यों चुनाव आयुक्त उसी को चलाना चाहते हैं? जब ईवीएम पर जो है चर्चा होती है तो जब सरकार से पूछा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी का अगर हो तो कौन जिम्मेदार, तो कहते मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो चुनाव आयुक्त तो जो है उसके जिम्मेदार है। और जब चुनाव आयुक्त से पूछा जाता है तो कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं हैं, जो ईवीएम बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स वो जिम्मेदार होंगे। उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं हम तो बना के दे देते हैं, जो है चुनाव आयोग जाने और वो जाने, जो सरकार जाने, हमसे क्या लेना। यानी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं एक बात बहुत साफ गोई से कहूँ कि ये लोकतंत्र बहुत मुश्किल से मिला है। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है हजारों हजार साल से, जो जिन वर्गों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपा बसपा या जो है पोजीशन के लोग, इनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। ये तो अंग्रेज इस देश को लूटने आए थे, बेशक लूटा भी उन्होंने, लेकिन मत का अधिकार कानून बना करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने दिया था। तब भारत के हर नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिला था। और वो अधिकार उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी था, वो थे डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने उनकी मुखालफत की उनको भी, और जिन्होंने जो उनके समर्थक थे उनको भी, देश के हर नागरिक को उन्होंने वोट का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मतलब मूलभूत अधिकारों में शामिल करके दिया। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर जो दे गए उसको मिटाने पर तुले हुए हैं सरकार के लोग। और अगर विपक्ष चेता नहीं, सपा हो बसपा हो या और पार्टियां हो देश की, अगर ये सब एक होकर के एकजाई होकर के चुनाव नहीं लड़े, ईमान से नहीं लड़े,
तो निश्चित रूप से हो सकता है किसी को दुप्पलबाजी में कहीं कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन आवाम का काम नहीं हो पाएगा, जनता का अरमान पूरा नहीं होगा और वो सरकार बनाने में कामयाब होंगे। जिस हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है, वो हजारों साल पहले के ब्राह्मणवाद की जो है व्यवस्था को मनुस्मृति का संविधान लागू करने की व्यवस्था की का गुप्त एजेंडा है जिसे वो लाना चाहते हैं। और अगर वो कामयाब हुए तो निश्चित ले आएंगे, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ले आएंगे। आनंद हेगड़े भी यही कह रहे हैं कि 403 सीटें तो लानी ही लानी है, 400 पार मतलब 403 सीटें मुझे लानी ही लानी, क्योंकि संविधान बदलना है। तो इस बार ये आते हैं तो 100% बदल देंगे। निश्चित रूप से वो संविधान बदल देंगे। और देखिए, इससे बड़ी बेईमानी की बात और धोखे की बात क्या हो सकती है कि हम ये कहें कि हम इतनी सीटें जीत के आ रहे हैं। कयास तो लगाए जा सकते हैं, अनुमान तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन कोई आदमी ये कैसे कह सकता है कि 400 से ज़्यादा सीटें हम जीत के आएंगे? है ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस ईवीएम का है कि ईवीएम में धोखाधड़ी करके हम इतनी सीटें जीत लेंगे, और जीत लेंगे तो हम संविधान बदल डालेंगे। एक अंतिम प्रश्न आपसे, क्या वाकई आपको लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बना है और वो इतना सशक्त और समर्थ है कि वो मोदी और एनडीए की सामना कर पाएगा? देखिए, मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि बहन मायावती जी भी साथ आती और लोग भी जो सत्ता के टुकड़ों पर जो है भाग रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, ये सब रहते, हो सकता है 4 दिन के लिए उन्हें कहीं जो है कुछ जो है फ़ायदा मिल जाए, सत्ता के टुकड़े कुछ मिल जाए, लेकिन जिस अरमान को जमींदोज कर रहे हैं, जिन लोगों के अरमान को जो है, जिनका वोट लेके आते हैं, जिनके वोट पर वो असेंबली पार्लियामेंट जाते हैं और सरकारों में जगह बनाते हैं, उनके अरमान को तो ज़मीन में गाड़ रहे हैं, उन्हें तो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और जब जाते हैं तो जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, और जब सरकार में पहुंच जाते हैं तो पार्टियों की गुलामी की बात करते हैं, उनके गुलाम रहकर काम करते हैं। तो ये बात लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ये तो चालाकी भरी बात है कि हम किसी को बहका करके, जैसे मोदी जी आए बोले 15 लाख आएंगे, 1 साल में 2 करोड़ नौकरी ले आएंगे, कहाँ चली गई नौकरी और कहाँ चले गए 15 लाख। अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, आ गया सामने इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला, जो देश भर के नेताओं को, सारी अपोजिशन पार्टी के नेताओं को लोग बता रहे थे सब बेईमान है, सब भ्रष्ट, पूरा खाली मोदी और शाह, जो मोदी तो वहाँ से वो शाह तो वहाँ से तड़ी पार है। और मोदी के हाथ भी खून से रंगे हुए हैं गुजरात के जो है लोगों से। वो लोग इस देश में अपने आप को बता रहे हैं कि बड़े चरित्रवान हैं और बड़ा जो है बेईमानों को जो है बड़ा शिकंजा कस रहे हैं। तो फिर भैया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड में जो आपने चोरी से रुपया जो है देश का लूट लिया है, और कानून बना के डंके की चोट पे आपने लूट लिया कि आप, कोई आदमी ये प्रश्न नहीं कर सकता कि रुपया कहाँ से लाए हो। पूरा देश बताएगा कि आप कहाँ से लाए हो, और आप नहीं बताएंगे कि हम ये कहाँ से चुरा के लाए या किसके काम के बदले में इतना रुपया हमें उसने दिया। ये बताना होगा आपको। ये लोकतंत्र है, ये आपकी राजशाही नहीं है। राजशाही में जो है राजा जो है जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होता, तो अपनी मनमर्जी करता था। आप मनमर्जी के लिए नहीं है, आप लोकतंत्र के, आप कहते हैं प्रहरी हैं, लोकतंत्र के हेड हैं, तो लोकतंत्र के हेड का ये काम नहीं होता, जनता को बताना होता है। क्योंकि जनता की ताकत से आप वहाँ गए हो, जनता की ताकत से आप जो है देश के खजाने के मालिक बने बैठे हो। आज 5 किलो गेहूँ दे करके जो है कटोरा थमा दिया उन लोगों को, जिन लोग जो दौलत पैदा करते हैं, जो अनाज पैदा करते हैं, उन्हीं का गेहूँ उन्हीं को 5 किलो दे करके उनका वोट लूट रहे हो। वोट लूटने का मतलब बड़ा साफ है, 5 किलो गेहूँ में वोट लूट लोगे और इसके बाद उन्हीं के पैसे से उनको गुलाम बनाओगे, उनकी संपत्तियाँ लूटोगे। ठीक है, तो स्थितियाँ ये हैं कि जब मायावती अगर नहीं आती हैं तो एनडीए थोड़ा सा मजबूत लग रहा है और फिर से ना वापसी कर जाए, है ना? ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जो है कुल मिलाकर के
जो जिस हिसाब से जो है इंडिया गठबंधन बम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बुरी तरीके से हरा देते, वो चीज़ तो बहुत कठिन हो गई बहन जी के ना आने से। आपका मानना ये है कि मायावती अगर नहीं आई हैं तो जो चीज़ें एक क्लीन स्वीप होता, मतलब जिसमें गारंटी जो मोदी की गारंटी है वो इतनी फिर चलती नहीं, क्योंकि मायावती कांग्रेस और सपा की ही गारंटी फिर यहाँ पे चलती उत्तर प्रदेश में। और मायावती के आने से कम 8 से 9 स्टेट्स मजबूत होते, जो आपका कहना है कि 8 से 9 स्टेट्स मजबूत होते। लेकिन खैर नहीं है, तब भी इंडिया मजबूत आपकी नज़र में है, लड़ाई लड़ेगा और संविधान बचाने के लिए लोगों उनका समर्थन भी करेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको।